बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील हियर। क्या आप अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट को गूगल या किसी दूसरे सर्च इंजन में रैंक करवाना चाहते हैं तो आपको ऑन पेज एसईओ को पहले तो खुद अच्छे से समझना है, उसके बाद उसको प्रॉपरली आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी वेबसाइट पहली दफा बनाई थी तो मैं सोचता था कि बस आर्टिकल लिखने से ही वेबसाइट रैंक हो जाएगी और ट्रैफिक आ जाएगी, लेकिन जब मैंने ऑन पेज एसईओ करना सीखी और अप्लाई की तब जाके मेरी वेबसाइट को रैंकिंग मिली। रैंकिंग के बाद मेरी वेबसाइट के ऊपर मैसिव ट्रैफिक आई और ट्रैफिक के बाद मुझे जो है वो अच्छी अर्निंग हुई। तो आज मैं आपके साथ वही प्रूवन स्ट्रेटेजीज जो मैंने अपने 9+ साल के एसईओ और ब्लॉगिंग कैरियर में सीखी हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑन पेज एसईओ क्यों जरूरी है, ऑन पेज एसईओ के इंपॉर्टेंट फैक्टर या चेकलिस्ट पॉइंट क्या है। तो बगैर किसी टाइम जाया किए लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या है। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, ऑन पेज एसईओ। तो ऑन का मतलब होता है ऊपर, पर, पेज मतलब पेज पर। तो एसईओ, अब ये वो सारी टेक्निक्स आ गई जो एक्चुअल में आपके पेज के ऊपर नजर आ रही होती हैं। तो इसको हम इसकी डेफिनेशन के साथ जरा समझते हैं कि ऑन पेज एसईओ का मतलब है कि अपनी वेबसाइट के पेजेस को ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो गूगल और दूसरे सर्च इंजन पर रैंक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें और अपने इंटेंट को पूरा करें। देखें, एक्चुअल में हमने अपनी वेबसाइट को खाली सर्च इंजन के लिए नहीं तैयार करना, हमने सर्च इंजन के साथ साथ अब यूजर्स को भी प्रेफर करना है। क्योंकि देखिए, सर्च इंजन के अंदर सेट तो रैंक कर जाएगी, लेकिन जब यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा और उसको उसकी वो जिस नियत से आया था, अगर वो आप उसकी नियत को पूरा ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो फौरन आपकी वेबसाइट को बंद करके चला जाएगा। तो हमने अब जो है वो अपनी वेबसाइट को खाली सर्च इंजन के लिए तैयार नहीं करना, बल्कि सर्च इंजन के साथ साथ हमने यूजर के लिए भी तैयार करना है। क्योंकि गूगल ये कहता है कि भाई मैं तुम्हारी वेबसाइट से तब मोहब्बत करूंगा जब तुम मेरे यूजर को सेटिस्फाई करोगे। तो आज के दौर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज कि हमने यूजर के एक्सपीरियंस को भी बेहतर करना है। अगर आपकी वेबसाइट किसी कीवर्ड सर्च करने पे सर्च रिजल्ट में टॉप पे आएगी तो ज्यादा चांसेस है कि लोग उस पर क्लिक करेंगे, जो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाने में मदद करेगा। और ये एसईओ का वो पार्ट है जो आपके कंट्रोल में होता है। अब हम ऑन पेज एसईओ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल भी हम रियल लाइफ से कोई ले लेते हैं ताकि आपको इसको समझने में और ज्यादा आसानी हो। अब लेट्स सपोज कि आपने अपने मोहल्ले में गोलगप्पे की शॉप ओपन करनी है। अब आप चाहते हैं कि आपकी शॉप पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए। अब ये जो शॉप है आप इसको अपनी वेबसाइट का कोई पेज समझ लें। अब इसको एसईओ की तर्ज में आपने सोचना है, जो जो चीजें मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज देखें, जब आपने शॉप खोलनी है तो सबसे पहले शॉप का नाम आता है। अब शॉप का नाम आप कोई भी अगर सिंपल शॉप का नाम रख देते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ जी आपने लिख लिया हारिस शॉप। अब हारिस शॉप आपने लिख दिया, लोगों को नहीं पता लगेगा कि आपकी शॉप के ऊपर क्या है। आपको प्रॉपर वहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि भाई हारिस के चटपटे गोलगप्पे। अब जब आपने ये बात अपने शॉप के बोर्ड के ऊपर लगा दी तो एक्चुअल में लोगों को पता लगेगा कि भाई इस दुकान के ऊपर जो है वो चटपटे गोलगप्पे बिकते हैं। तो इसी तरह आपकी जो वेबसाइट है, हर जो भी पेज होगा उसका कोई ना कोई टाइटल टैग होगा, और उस टाइटल टैग के अंदर आपने बताना होगा कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे होंगे गूगल उसी से समझेगा कि अच्छा ये इस टॉपिक से रिलेटेड बात की जा रही। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज, अब आपने अपनी दुकान के ऊपर जो है वो अपना जो भी आपका नाम था हारिस के चटपटे गोलगप्पे वो लिख लिया। उसके बाद जो अगली चीज है, दुकान के अंदर अक्सर आप देखते हैं दीवारों के ऊपर दुकान के अंदर कोई बैनर लगा होता है, कोई पोस्टर लगा होता है, या वैसे ही पेंट के साथ दीवार के ऊपर लिखा होता है। अब वहां पे हारिस के चटपटे गोलगप्पे तो शायद लिखा हो, लेकिन उसके साथ कोई और भी लिखा होगा कि ताजा और चटपटे गोलगप्पे सिर्फ हारिस की दुकान पर। आगे हो सकता है किसी एरिया का नाम भी लिखा हो, जिस तरह लिखा होता है जी बरकत मार्केट की मशहूर बिरयानी, या गोगा के मशहूर चने, अल मशहूर, जो भी उनका आगे से मॉडल टाउन वाले, तो एरिया का नाम भी लिखा होता है। तो एक्चुअल में मेटा डिस्क्रिप्शन वेबसाइट के लिए होता है, और ये कहाँ पे नजर आता है, आपके सर्च रिजल्ट पेज के ऊपर नजर आ रहा होता है। जब भी कोई बंदा सर्च इंजन पे जाता है, कीवर्ड लिखता है, उस कीवर्ड पे पहली जो चीज उसको नजर आ रही होती है दैट इज एसईओ टाइटल, या मेटा टाइटल भी आप उसको कह सकते हो। आपकी स्क्रीन पे ये मैंने हाईलाइट
कर दिया। और इसी के नीचे आप ये देखें, ये 2 लाइन में ये जो चीज लिखी हुई है दैट इज मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इस चीज की भी इंपॉर्टेंस है। अब जो थर्ड नंबर पे चीज आती है दैट इज लोकेशन। अगर आप बोलें मैं वही वाला हारिस हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी कौन से वाला हारिस हो आप, इतने दुनिया में हारिस हैं। हाल ही अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो बेतहाशा हारिस हैं, तो आप कौन से वाले हारिस हो। लेकिन अगर आप ये लिख दें मैं हारिस हूँ गोलगप्पे वाला और आगे अपना एरिया का नाम लिख दें, अब देखें एक ही ब्रांड है, वो कोई भी खाने पीने का ब्रांड आप लगा लें, उनकी दुकान उधर भी है उधर भी है उधर भी है, लेकिन उन्होंने बाकायदा लिखा होता है कि अलमशहूर बाटी चौक वाले, अलमशहूर लक्ष्मी चौक वाले, अलमशहूर मॉडल टाउन वाले, जो भी आगे लिखा होता है तो उसे एक्चुअल में क्लियर पहचान हो जाती है। तो जो कि आपके पेज का यूआरएल होता है वो भी प्रेजेंट इस चीज को कर रहा होता है कि ये चीज किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट का नाम .com/ आगे गोलगप्पे, आगे जो भी लेट्स सपोज वो गुलशन रावी के हैं, वो जहाँ के भी हैं, वो आगे ये आपका यूआरएल भी जो है वो ये चीज बताएगा। फिर आप उसकी अपनी शॉप की फर्दर डेकोरेशन करते हैं। अब आप क्या करते हैं कि आप बताते हैं, आपने लिखा होता है अपने किसी दीवार के ऊपर, पोस्टर के ऊपर कि भाई गोलगप्पे तो हैं, लेकिन उस गोलगप्पों के अंदर आप इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज कर रहे हो, या आपके बनाने का तरीका क्या है, या चटनी और टेस्ट का सीक्रेट क्या है आपका, तो वो आप उसके अंदर फर्दर जो है वो अगर बताना चाहो तो आप बता सकते हो। तो यही चीज पेज के ऊपर हेडिंग की सूरत में आ रही होती है। अब हेडिंग्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, लाइक H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, H2 H6 तक होती है। तो जैसे ये ऊपर से नीचे आ रहा है H1 से H6 तक, ये हेडिंग छोटी होती रहती है। वेबसाइट में हेडिंग्स इसी तरह कंटेंट को ऑर्गेनाइज करती हैं। फिर उसके बाद जो चीज आती है देखिए दैट इज फोटो और नाम। अब क्या होता है, आपकी जो शॉप है, आप शॉप के ऊपर जो भी पिक्चर वगैरह लगाते हो, आप अपनी शॉप के ऊपर जो भी पोस्टर लगाते हो, बैनर लगाते हो, उस बैनर के ऊपर आपने पिक्चर भी लगाई होती है। और उस पिक्चर को अगर आप बगैर नाम के वहाँ पे डिस्प्ले करवा दो, अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी ही पिक्चर लगा ली और अपनी पिक्चर के साथ आपने लेट्स सपोज गोलगप्पे की पिक्चर लगा दी है। अब गोलगप्पे से तो चलो समझ आ रहा है कि भाई अच्छा ये जो पिक्चर है ना वो गोलगप्पे की, लेकिन आपका नाम क्या हो सकता है, लोगों को पता ही नहीं लगा। तो आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे उस पिक्चर के नीचे कुछ ना कुछ लिख देते हैं कि भाई ये वाला जो बंदा है ना वो हारिस जमील है। तो इसी तरह वेबसाइट के ऊपर भी अगर फॉर एग्जाम्पल कभी आपकी पिक्चर लोड नहीं होती प्रॉपर तरीके से, तो उसके बैकएंड के ऊपर हमने आल्ट टेक्स्ट, जिसे अल्टरनेट टेक्स्ट कहते हैं, उसके अंदर भी आपने बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया गोलगप्पे विद मीठी एंड तीखी चटनी, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी वर्ड लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर फॉर एग्जाम्पल पिक्चर कभी लोड नहीं होती तो उसकी जगह के ऊपर फिर ये जो चीज है वो आल्ट टेक्स्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज आपने अपनी शॉप तो बना ली गोलगप्पे की और लोग भी आना शुरू हो गए। अब आपने साथ ये भी बता दिया कि हमारी जो है ना गोलगप्पे के साथ साथ एक और किसी और जगह के ऊपर, किसी और एरिया के अंदर या और किसी शहर के अंदर हमारी जो है वो दही बल्ले वाली भी दुकान, तो आप जब कभी उधर विजिट करें तो आप उसको भी जरूर टेस्ट करें। तो एक्चुअल में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इंटरनल लिंक कर रहे हैं, अपनी ही दूसरी चीज को लिंक आउट कर रहे हैं, लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ जी यहाँ पे आपके लाहौर के अंदर जो है वो कुजी हलीम वाले बड़े मशहूर हैं, तो उन्होंने क्या किया है, जहाँ पे भी अपनी ब्रांचेस वगैरह और ओपन की हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी उस मेन दुकान के अंदर मेंशन किया हुआ है कि हमारी ये वाली ब्रांच इधर है, ये वाली ब्रांच इधर है। तो एक्चुअल में उन्होंने इंटरनल लिंक कर दिया है। तो हमने भी जब अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना होता है तो हम उसके अंदर अपनी ही वेबसाइट के जो दूसरे पेजेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से इंटरनल लिंक करते हैं और वो रेलिवेंट भी होने चाहिए, वो बात भी उसी से रिलेटेड कर रहे हैं। तो ये तो सारी चीजें होगी जी, मैंने अपनी जो शॉप है उसको प्रॉपर तरीके से सेटअप कर लिया। अब क्या है कि भाई ये सारा काम मैंने कर लिया, मैंने अपनी शॉप का नाम रख लिया, मैंने अपनी शॉप के ऊपर जो है वो पोस्टर वगैरह लगा दिया, चीजें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर ली, सब कुछ कर लिया और यूजर भी आना शुरू हो गए। अब यूजर आने के बाद अगली चीज जो है दैट इज कि यूजर को क्या आप उसकी जिस नियत से वो आया है क्या आप उसकी नियत को पूरा कर रहे हैं। अब वो आपके पास आ तो गया, अब एक बंदा जो है लेट्स सपोज आपकी दुकान है, आपकी दुकान सब कुछ कर रही है, साफ सुथरी है, ओके है एंड सारे पॉइंट ठीक है। अब यूजर आपके पास जब आया उसने आपकी शॉप के ऊपर से जो है वो गोलगप्पे खाए। अब गोलगप्पे खाते हुए उसने देखा अच्छा यार ये बंदा जो है ना काफी हाइजेनिक है, इसके जो गोलगप्पे का टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, ये जो है वो बड़ा फ्रेंडली है, इसका रेट भी मुनासिब है। तो जाहिर सी बात है वो बंदा बार बार आपके पास चक्कर लगाता रहेगा, आपके पास टाइम स्पेंड करके जाएगा। और हो सकता है कि अगर आपके जो गोलगप्पे हैं उसके अंदर जायका ही ना हो तो वो क्या करेगा, हो सकता है एक गोलगप्पा खाए और या 2 गोलगप्पे खाए, तो एक्चुअल में क्या करे वो उसको उधर ही छोड़ के तो चला जाए, वो दोबारा कभी आपकी शॉप के ऊपर फिर वापस ही नहीं आएगा और ना ही कभी किसी और को जाके आपकी शॉप के बारे में बताएगा। तो
तो यही चीज अगर आप ऑन पेज एसईओ करते हुए कंसीडर करेंगे तो आपकी रैंकिंग तो आपको मिलेगी और रैंकिंग के साथ साथ यूजर का एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। और जब यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि गूगल आपकी वेबसाइट को पसंद करेगा, और जब गूगल आपकी वेबसाइट को जो है वो पसंद करेगा तो जाहिर सी बात है वो आपको रैंकिंग भी देगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल के बाद तो आपको ऑन पेज एसईओ क्या है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब सवाल ये है कि क्या अभी भी ये सब चीजें काम करती हैं? तो याद रखें कि किसी भी चीज के जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स पॉइंट्स होते हैं, वो हमेशा सेम रहते हैं। वो कभी भी उनके अंदर जो है ना वो कोई भी फर्क नहीं आता। दैट्स वाई ये आज भी आपकी जो रैंकिंग है ना उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, उसको बेहतर करते हैं। अब यहाँ पे गूगल के हाउ सर्च वर्क रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बेसिक सिग्नल जो ये डिसाइड करता है कि कंटेंट रेलिवेंट है या नहीं, वो ये है कि यूजर की सर्च क्यूरी वाला कीवर्ड पेज पे मौजूद है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी सर्च इंजन के ऊपर गए, आपने अपना कोई भी जो आपका कीवर्ड था, आपकी प्रॉब्लम थी, आपने उसको सर्च आउट किया। जैसे ही आपने उस प्रॉब्लम को सर्च आउट किया तो सामने जितने भी आपके सामने पेजेस नजर आ रहे होंगे तो आपकी प्रॉब्लम का जिक्र उनके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल वगैरह के अंदर किया जा रहा होगा। इसका मतलब है कि टाइटल, हेडिंग, मेटा डिस्क्रिप्शन और कंटेंट को सही कीवर्ड के साथ ऑप्टिमाइज करना अब भी सर्च रैंकिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो अब अगली चीज इसके अंदर शामिल हो गई है दैट इज यूजर का एक्सपीरियंस। अब देखें, आपकी लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट रैंक कर गई, कोई बंदा सर्च इंजन पे आया, गूगल पे आ गया, उसने आके लिखा जी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप फॉर किड्स। अब बेस्ट गेमिंग लैपटॉप फॉर किड्स तो उसने लिख लिया। अब उसके बाद देखें गूगल ने क्या किया, पूरा स्ट्रक्चर बना के डिफरेंट जो है वो रिजल्ट्स दे दिए हैं, इनको पोजीशन दी हुई। देखें ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला। फिर उसने देखना है कि भाई इसके अंदर ये कीवर्ड मौजूद है, अगर तो मौजूद है, देखें इनमें मौजूद है तो वो यहाँ पे उसको दिखा रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें कंपटीशन है। कंपटीशन क्या है कि यूजर जिसने वो क्यूरी सर्च की है उसके सामने काफी ज्यादा ऑप्शन है। उसने किस वाले को ओपन करना है? जाहिर सी बात है जिसका टाइटल अच्छा लग रहा होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ पे ही चीज आती है दैट इज सीटीआर ऑप्टिमाइजेशन। और ये आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने सीटीआर को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, आपने अपना टाइटल कैसे लिखना है, आपने अपना जो ये मेटा डिस्क्रिप्शन है इसको किस तरीके से लिखना है। फिर जिसको यहाँ पे क्लिक किया जाता है, जाहिर सी बात है अब एक बंदा है वो पहले नंबर पे गूगल उसको दिखा रहा है, लेकिन जब लोग उस कीवर्ड के ऊपर आके किसी दूसरे या तीसरी पोजीशन वाले बंदे को ओपन करते हैं तो जाहिर सी बात है गूगल को सिग्नल यही जाता है ना कि पहले वाला जो रिजल्ट है वो अट्रैक्टिव नहीं है, अच्छा नहीं है। तो गूगल को आप यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। अब यूजर उस वेबसाइट के ऊपर चला गया दूसरी या तीसरी वाली के ऊपर, अब उसके ऊपर जाके वो उसको अच्छे तरीके से रीड आउट करता है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो पेज है उसको अच्छे तरीके से वहां पे टाइम लगाता है। दैट्स मीन जब वो टाइम लगा रहा है तो वो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा था, तो वो उस वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपना टाइम गुजार रहा था। तो आज के दौर में ये चीज भी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्यों जरूरी है। ऑन पेज एसईओ सर्च इंजन को आपका कंटेंट समझने में हेल्प करती है। कीवर्ड्स, मेटा टैग्स और स्कीमा मार्कअप का सही इस्तेमाल सर्च इंजन के लिए आपके पेजेस को इंडेक्स और रैंक करना आसान बना देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि गूगल रैंकिंग आपकी जो है ना वो इम्प्रूव होती है। तीसरा पॉइंट आपके पास है कि आपकी जो वेबसाइट के विजिटर्स हैं ऑन पेज एसईओ करने से वो भी बढ़ते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है, वेबसाइट अट्रैक्टिव और इजी टू यूज होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए जो ऑन पेज एसईओ करने से आपको फायदा होता है। लास्ट पे हम जो है वो ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सारे फैक्टर्स जो है वो लिस्ट डाउन करवा देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन करके इनको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो सबसे पहली चीज है कि आपने जो है ना वो सही कीवर्ड चूज करने हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास ये चीज है दैट इज कि आप लोगों ने हाई क्वालिटी, यूनिक एंड वैल्यू एडेड कंटेंट लिखना है। तीसरे नंबर पे जो चीज है दैट इज कि आपने टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना है। चौथे नंबर पे जो चीज है दैट इज कि आप लोगों ने जो है वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाने हैं। पांचवें नंबर पे जो पॉइंट है दैट इज कि आपने अपनी हेडिंग्स को जो है लाइक H1 की हेडिंग, H2 की हेडिंग, उसको सही यूज करना है। छठे नंबर पे जो आपके पास पॉइंट है कि आप लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करने हैं। सातवें नंबर पे जो आप लोगों के पास पॉइंट है दैट इज कि आपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है।
8वें नंबर पे जो आपके पास पॉइंट है डेट इज स्कीमा मार्कअप यूज करना है। 9वें नंबर पे आपके पास जो पॉइंट है डेट इज कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो डिजाइन है, लेआउट है, वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। 10वां जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो फास्ट लोड होनी चाहिए। तो ये ऑन पेज एसईओ के 10 फैक्टर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अब इनको बारी बारी हम देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि इनकी एक्सप्लेनेशन के बाद ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपना जो फैक्टर है उसकी तरफ चलते हैं कि आप लोगों ने जो है वो सबसे पहले सही कीवर्ड चूज करने हैं। अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक्चुअल में आप कह लें कि वो वर्ड या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं जो लोग किसी भी सर्च इंजन या आप गूगल के ऊपर कह लें, गूगल पे आके उसको लिखकर या बोल के सर्च करते हैं, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। और अब ये जो सबसे पहली चीज ये आती है कि कीवर्ड रिसर्च आपने करनी है, और कीवर्ड रिसर्च आप मुख्तलिफ टूल्स को यूज करके कर सकते हैं। आप चाहे तो कीवर्ड प्लानर को यूज कर लें, आप चाहे तो एएचरेफ को कर लें, आप चाहे तो मोज को कर लें, आप चाहे तो सेमरश को कर लें, आप चाहे तो उबर सजेस्ट को कर लें, आप चाहे तो KW फाइंडर को कर लें। जो भी टूल आपको अच्छा लगता है आप किसी भी टूल को यूज करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और कीवर्ड रिसर्च ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर बताई थी कि आपने किस तरीके से किन कीवर्ड्स पे काम करना है, आपने किस तरीके से कीवर्ड के क्लस्टर्स बनाने हैं, किस तरीके से आपने कीवर्ड की मैपिंग करनी है, किस कीवर्ड को आपने पहले टारगेट करना है, किसके ऊपर आपने पहले काम करना है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने अपनी लास्ट जो कीवर्ड रिसर्च की वीडियो थी उसके अंदर मैंने बता दिया था, और उसका जो लिंक है वो मैंने ऊपर आई आइकन में शेयर कर दिया है, जिसको जाकर आप लोग, अगर आपने पहले कीवर्ड रिसर्च नहीं की तो कीवर्ड रिसर्च की वीडियो पहले नहीं देखी तो आप उसको जाके देख लें, क्योंकि ऑन पेज एसईओ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कीवर्ड ही है। तो अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी जो वेबसाइट है ना वो हेल्थी डाइट के ऊपर है, मतलब मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर हेल्थी डाइट से रिलेटेड बात करनी है, और मेरे सामने यहाँ पे जो है वो 2 कीवर्ड आ चुके हैं। अब एक जो कीवर्ड है डेट इज के बेस्ट हेल्थी डाइट फॉर वेट लूज, दूसरे नंबर पे जो कीवर्ड है डेट इज हेल्थी डाइट प्लान फॉर बिगनर्स। तो ये 2 अलग-अलग कीवर्ड्स हैं। एक जो है वो बेस्ट हेल्थी डाइट वेट लूज के लिए ये अलग से कीवर्ड होगा, एंड द सेकंड वन इज के हेल्थी डाइट प्लान फॉर बिगनर। तो अब ये चीज है कि कीवर्ड, लेट्स सपोज मेरे पास इनमें से कोई भी एक आ गया, तो कीवर्ड मैंने कहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले चीज जो मैंने अपना कीवर्ड जहाँ पे यूज करना है डेट इज मेरे पेज का टाइटल। तो मेरे पेज का टाइटल जो है वो H1 की हेडिंग में होता है, और ये पूरे आपके आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक ही दफा आएगा। तो इसी टाइटल के अंदर मैंने अपना जो कीवर्ड है उसको यूज करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट जो है वो कस्टम बनी हुई है तो जाहिर सी बात है फिर आप उस वेबसाइट के डेवलपर को ये कहेंगे कि भाई इस पेज का जो टाइटल है वो H1 में आना चाहिए, और उस H1 के अंदर आप अपना जो कीवर्ड होगा उसको आप रखवाएंगे। और अगर आप यही काम वर्डप्रेस के अंदर कर रहे हैं तो वर्डप्रेस के अंदर ये ऑलरेडी जब भी आप कोई भी पेज का टाइटल लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट H1 की हेडिंग में आता है। टाइटल की जो लेंथ है ना वो आपकी 50 to 60 कैरेक्टर तक होनी चाहिए। आपके छोटे टाइटल नहीं होने चाहिए कि भाई फॉर एग्जांपल बेस्ट हेल्थी डाइट फॉर वेट लूज, खाली आप यही लिख दें और आपका जो टाइटल है वो बन जाए। नहीं, आपने इसके अंदर जो है ना प्रॉपर इसको 50 to 60 कैरेक्टर का लिखना है। और वो आप लोगों ने कैसे लिखना है मैं आप लोगों को नेक्स्ट, जब इस चीज को हम प्रैक्टिकल लाइव कर रहे होंगे किसी पेज के ऊपर परफॉर्म करते हुए, तो मैं आप लोगों को वहां पे भी बताऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखें कि आपने अपने जो कीवर्ड है ना उसकी स्टफिंग नहीं करनी, कि आप उसको जो है वो बार बार कीवर्ड को मेंशन करते रहें ताकि उसकी रैंकिंग बेहतर हो। ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। अब सही अप्रोच क्या होगी कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो हेल्थी डाइट आपके लिए जरूरी है। मतलब आप देखो कि हेल्थी डाइट के ऊपर वेट लूज की बात हो रही थी, मैं उर्दू में बता दी है आप, तो आप इस तरीके से अपना टाइटल बनाओगे तो कि एक आधी दफा आपका जो है वो कीवर्ड आ जाए, वो नेचुरल तरीके से आए, जबरदस्ती आपने जो है वो नहीं करनी। दूसरे नंबर पे आपका जो कीवर्ड है वो आपके यूआरएल के अंदर आना चाहिए। मतलब आप जब भी पेज कोई बनाएं उसको पब्लिश करें तो उसके यूआरएल के अंदर आपका जो कीवर्ड है वो लाजमी आना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपका जो पेज है उसका कंटेंट है, उसके जो टॉप 10% है पोर्शन, उसके अंदर भी एक दफा कम अज कम आपका जो कीवर्ड है वो आपने देना है। अब खाली ये नहीं कि आपने कीवर्ड ही देना है, अपने कीवर्ड के साथ साथ आप उसकी सपोर्टिंग कीवर्ड को भी ऐड कर सकते हैं, आप उसके जो है वो सिनोनिम्स को भी ऐड कर सकते हैं, आप उससे जो और रिलेटेड उसके LSA कीवर्ड्स हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं। LSA कीवर्ड आप ऐसे कीवर्ड्स कह लें कि जो लिखने में तो मुख्तलिफ हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है वो सेम है, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज है, आपको जो कीवर्ड है
वो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आना चाहिए। तो मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ जो है वो 120 से 150 कैरेक्टर्स तक होती है और ये एक्चुअल में आपकी वेबसाइट के ऊपर कहीं भी नजर नहीं आता। ये आपके सर्च इंजन के ऊपर जब कोई बंदा क्यूरी सर्च करता है तो वहां पे ये मेटा डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा होता है। तो ये भी आप लोगों ने जो है वो इसके अंदर भी अपना कोशिश करना है कि अपना कीवर्ड को एडजस्ट कर लें। फिर उसके बाद अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स वगैरह यूज कर रहे हैं, लाइक H1 तो आपकी 1 हेडिंग होगी। अब उसके बाद अगर आपकी कोई सब हेडिंग्स हैं, लाइक H2 की हेडिंग है, H3 की हेडिंग है, अगर उसके अंदर भी अगर आपका कोई कीवर्ड या कोई LSE कीवर्ड भी आ जाता है तो वो भी बड़ी अच्छी एक चीज है। एंड द लास्ट थिंग इज कि आपका जो आल्ट टेक्स्ट है इमेज का, आप जो भी इमेज अपलोड करेंगे उसके आल्ट टेक्स्ट के अंदर भी आपने अपना जो कीवर्ड है या जो आपकी बाकी इमेजेस होंगी, एक इमेज के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि आप अपना जो कीवर्ड है उसको यूज करें। देखें, गूगल पिक्चर जो है वो देख नहीं रहा। पिक्चर को अगर उसने समझना है तो उसके नाम से समझना है कि उस इमेज को अपलोड करते हुए उसका नाम क्या था, और नाम के बाद जो अगली चीज है डेट इज कि उस इमेज पे अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो उसके अंदर भी जो पहली आपकी पेज की इमेज होगी उसके अंदर आप लोगों ने अपना जो कीवर्ड है उसको ऐड कर लेना। तो सही कीवर्ड का इस्तेमाल करना है और उसके बाद सही जगहों पे करना है। तो ये हमारा जो है वो पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट जो है वो डेट इज कि आप लोगों ने अपना जो कंटेंट है उसकी प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करनी है। आपने हाई क्वालिटी का कंटेंट लिखना है, आपने यूनिक कंटेंट लिखना है, आपने वैल्यू एडिड कंटेंट लिखना है। अब आप ये देखें कि अब एक कीवर्ड है उसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हो, जो लोग बाकी काम कर रहे हैं आप भी वही काम कर रहे हो, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? आपका कंटेंट तभी गूगल या कोई और सर्च इंजन टॉप पे उसको रैंकिंग देगा ना जब वो बाकियों से कुछ ज्यादा वैल्यू ऐड कर। अब फॉर एग्जांपल मेरा एरिया है, मैं अपने एरिया के अंदर देख रहा हूँ कि ऑलरेडी 10-15 जो है वो शॉप्स मौजूद हैं जो नान चने का जो बिजनेस है वो कर रही हैं। वो सुबह नाश्ते के अंदर नान चने लगाती हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे भी शौक पड़ता है कि मैं भी अपनी जो है वो एरिया के अंदर नान चने की शॉप ओपन करूँ। अब ऑलरेडी वो जो 10 लोग बैठे हैं वो अपना नाम ऑलरेडी बना के बैठे हुए हैं। अब 11वीं शॉप मेरी वहां पे ओपन होनी है। अब जब तक मैं वहां पे कुछ वैल्यू ऐड नहीं करूंगा, कुछ एडिशन नहीं करूंगा, तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। अब मैं जाहिर सी बात है पहले दिन मैंने सोच लिया कि भाई मैंने अपना जो है वो आज सेटअप शुरू कर देना है नान चने का, तो जाहिर सी बात है कुछ मुझे वहां पे वैल्यू ऐड करना पड़ेगी ना। लाइक कुछ फ्री में शायद स्टार्टिंग के ऊपर ऑफर करना पड़े। फिर मुझे जो है वो नान चने के साथ साथ वहां पे मैं देख रहा हूँ कि यार बाकी जो 10 लोग हैं उन्होंने कोफ्ते नहीं रखे, उबले हुए अंडे नहीं रखे हुए, उन्होंने लस्सी नहीं रखी, चाय नहीं रखी, बोतल नहीं रखी, सलाद नहीं रखा, रायता नहीं रखा। तो वैल्यू तभी ऐड होगी जब मैं कुछ एडिशन कर रहा हूँ। अगर वही नान चने वो भी बेच रहे हैं, मैं भी बेच रहा हूँ, मुझमें और उनमें क्या फर्क है? वो कस्टमर मेरे पास क्यों चल के आएगा? तो मैं क्या करूंगा, वो सारी चीजें जो एक नाश्ते के अंदर नान चने के साथ जरूरी है मैं वैल्यू ऐड कर दूंगा। जब वैल्यू ऐड करूंगा तो जाहिर सी बात है एक बंदा एक दिन मेरे पास आएगा, मेरे टेस्ट को जो है वो की जुबान के ऊपर मेरा टेस्ट लगेगा, फिर वो देखेगा कि अच्छा यार नाश्ते के साथ साथ इसके पास ये चीजें भी मौजूद हैं, मैं यहाँ पे बैठे चाय भी पी सकता हूँ, ये लस्सी भी मंगवा सकता हूँ, मैं कोफ्ता भी खा सकता हूँ, मैं जो है वो चिकन का पीस भी खा सकता हूँ। तो वो सारी चीजें जब ये देखेगा जाहिर सी बात है तो वो 4 बंदों को जाके नहीं, 10 बंदों को नहीं, 100 बंदों को भी जाके बता सकता है कि यार वो बंदा तो ये काम भी कर रहा है। तो उससे डेफिनेटली ये होगा कि मेरा भी कस्टमर जो है वो बढ़ने लगेगा। तो अब इसी को जरा आर्टिकल की सेंस में समझते हैं कि आपकी फॉर एग्जाम्पल आपने कीवर्ड लिया, वो कीवर्ड कोई भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप फॉर किड्स, तो 10 बंदे ऑलरेडी जो है वो उसके ऊपर आर्टिकल लिख के, या 1000 बंदे उसके ऊपर लिख के बैठे हुए हैं, आप भी लिख के बैठ जाएंगे और सेम वही काम कर रहे हैं जो वो करके बैठे हुए हैं। तो आप जब तक उनसे बेहतर काम नहीं करेंगे, वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, या आप फॉर एग्जाम्पल हर बंदे जो है वो गेमिंग लैपटॉप बच्चों के बारे में बता रहे हैं और अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसके अंदर मेंशन नहीं करते, तो आप भी अपने जो कंटेंट के अंदर है उनसे कुछ मुख्तलिफ करें। आप उनमें से कुछ प्रोडक्ट ले लें, कुछ लोगों की जो है वो उनके पर्सनल यूज जिन्होंने उस प्रोडक्ट को किया, आप उनकी राय बता सकते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करें। आप फॉर एग्जाम्पल एक और कीवर्ड ले लेते हैं जी बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन लाहौर, तो लाहौर के अंदर अब विजिट करना है, हर बंदे ने बताया हुआ कि लाहौर की ये 10-15 प्लेसेस हैं, इसको आप आके जो है वो विजिट कर लो, लेकिन उसमें वैल्यू कैसे ऐड होगी? अब वैल्यू इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं कि भाई आप बताओ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल बादशाह मस्जिद को विजिट करना है तो उसका कोई टाइम है, अगर वहां पे कोई आपका आइडेंटिटी आपकी चेक होनी है, अगर आपने किसी दूसरे मुल्क से आना है तो आपको वीजा लगवाना पड़ेगा, अगर आपने किसी दूसरे शहर से आना है तो आपने किस गाड़ी के थ्रू आना है, गाड़ी पे आने के बाद आप फर्दर वहां पे देखो कि एक बंदा जो आता है उसको क्या क्या मसले आ सकते हैं, तो वो सारी चीजें आप अपने आर्टिकल के अंदर कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो आपके जो आर्टिकल होगा, आपका जो कंटेंट होगा, उसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा
ज्यादा मैटर करेगा। तो कोशिश करते हैं कि आपने उसके अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ यूज करें। एक पैराग्राफ के अंदर आप जो है वो 2-3 सेंटेंस से ज्यादा ना करें। आपका जो एक सेंटेंस है वो आपका जो है वो 20 वर्ड से ज्यादा ना हो। जितना छोटा सेंटेंस होगा उतना ज्यादा उसको समझने में जो है वो आसानी होगी। फिर उसके बाद जो है वो आप कोशिश करें कि अपने कंटेंट के अंदर जो आपने लिखा है उसको आप एक्टिव वॉइस के अंदर जो है वो लिखें। आप पैसिव वॉइस को ना करें, क्योंकि पैसिव वॉइस को समझना जो है वो मुश्किल होता है। आप इस तरीके से अपना जो आर्टिकल है वो लिखें कि उसको कोई भी 5वीं क्लास का जो बच्चा है ना उसको समझ सके। फिर आप अपने जो आर्टिकल है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से हेडिंग्स का इस्तेमाल करें, ताकि वो एक पैराग्राफ तो बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब हेडिंग करेंगे तो उसकी जो लुक है वो अच्छी लगेगी। फिर आप अपने आर्टिकल के अंदर जो है वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इनको यूज करें अपने कीवर्ड्स के ऊपर, अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर, ताकि वो एक अच्छा जो है वो आपके आर्टिकल के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर, आपके पेज के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट कर रहा होता है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर होता है। फिर इसके बाद आप जो है वो किसी का कंटेंट उठा के कॉपी ना करें, आप उसको रीड आउट जरूर करें। आप उसको देखें कि उसने क्या लिखा हुआ है, आप उसको अपने अल्फाज में बेहतर तरीके से फिर जो है वो लिखें। आप अगर एआई से भी जनरेट करते हैं तो एआई, देखिए गूगल इस चीज को मना नहीं करता कि आप एआई से कंटेंट में लें। गूगल कहता है कि भाई आप लो, लेकिन वो वैल्यू एडेड होना चाहिए। देखो एआई से आप कंटेंट जनरेट करते हो, वो लेकर तो आ जाता है, मे बी वहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो। फिर आप अपना जो कंटेंट है उसके अंदर आप फैक्ट्स को बताएं कि भाई मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो वाकई हकाइक पे मबनी है और ये बात फिलहाल कोई अथेंटिक जगह है जहाँ से मैंने ये बात ली है। तो अपने आर्टिकल के अंदर प्रॉपर तरीके से आप उस चीज को लिंक करें। तो फिर उसके बाद जो है वो आप अपने आर्टिकल को इस तरीके से ना लिखें कि भाई आई हैव मेनी टीचर बट फला इज माई बेस्ट टीचर, ही इज वेरी ये, ही इज वेरी वो। इस तरह की चीजें आप मल्टीपल सेंटेंस को सेम वर्ड से मत शुरू करें। आप उसके अंदर ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांजिशन वर्ड कोई भी हो सकते हैं। किसी बात में कोई बात आपने एडिशन करनी है, किसी बात से कंट्राडिक्शन करना है, कोई आपने एग्जांपल देनी है, आपने कोई एम्फसाइज करवाना है, तो उसके लिए अलग-अलग आपके पास ट्रांजिशन वर्ड्स मौजूद हैं और उसका लिंक भी मैं आपके सामने यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। आप इसको जाके देखें। जब आप आर्टिकल लिखने बैठे तो इन चीजों को आप कवर करें। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको करने के बाद आपका जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली यूनिक भी हो जाएगा, हाई क्वालिटी भी हो जाएगा और वैल्यू एडिड भी हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल लिखने से पहले एक काम आप कर लें कि अच्छे तरीके से अपने कंपेटिटर को रिसर्च करें कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, तभी आप उनसे बेहतर कर पाएंगे ना। और फिर अपना जो आपका आर्टिकल है ना वो आपके कंपेटिटर से ज्यादा होना चाहिए। अब लाजमी बात नहीं है कि आप अपने कंपेटिटर से ज्यादा लिख के बैठ जाएं। अब वो क्वालिटी में अच्छा आर्टिकल ही ना हो तो उसको कैसे रैंकिंग मिलेगी? रैंकिंग तभी मिलेगी जब वो वैल्यू एडेड भी होगा और कंपेटिटर से लेंथ भी उसकी ज्यादा होगी। तो ये ओवरऑल चीजें हमने अपना जो पॉइंट 2 था उसके अंदर डिस्कस की। आगे हम चलते हैं जी। हमारा जो तीसरा पॉइंट है डेट इज कि हमने अपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना है। अब ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है? ये एक्चुअल में जब आप किसी भी सर्च इंजन पे जाते हैं और कोई भी चीज आप सर्च करते हैं तो जो आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, हर रिजल्ट का टाइटल भी है, हर रिजल्ट का डिस्क्रिप्शन भी है। अब इस टाइटल के अंदर भी और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, इन दोनों के अंदर जो है वो आपका कीवर्ड आना चाहिए। अब आपका जो टाइटल है ये आप इसको एसईओ टाइटल भी कह सकते हैं, आप इसको मेटा टाइटल भी कह सकते हैं। इसकी जो लेंथ है डेट इज 50 to 60 कैरेक्टर्स। और जो आपका नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन है, इस मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है डेट इज 120 से 150 कैरेक्टर्स। और आपने अपने टाइटल को, अपने डिस्क्रिप्शन को आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज इस सेंस में करना है कि इसके अंदर आप लोगों ने अपना कीवर्ड लाजमी ऐड करना है। अब इसको आप लोगों ने बनाना कैसे है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो जाके बताऊंगा। 4th नंबर पे जो हमारे पास चीज है डेट इज कि आपने अपना जो यूआरएल बनेगा आपके जो पेज का, उसके अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वो एक तो शॉर्ट हो, क्लीन हो और तीसरे नंबर पे वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली का मतलब है कि आप वो पेज जिस चीज के ऊपर, पेज भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो जिसके बारे में भी है, वो एक्चुअल में आपके यूआरएल के अंदर आपका कीवर्ड सिर्फ आना चाहिए। कीवर्ड के अलावा आपने ईयर वगैरह ऐड नहीं करना, आपने कोई भी और एक्स्ट्रा चीज नहीं डालनी, सिर्फ टू द पॉइंट रहते हुए बात करें। अब ये देखें
देखें आपके सामने ये जो अभी यूआरएल आया है ये एक अच्छा यूआरएल नहीं है, लेकिन अगर मैं ये नीचे यूआरएल आपको जो दिखा रहा हूँ ये एक अच्छा यूआरएल है क्योंकि इसके अंदर हेल्थी डाइट टिप्स, मुझे इस चीज से पता लग रहा है कि यार ये वाला जो पेज है ना ये हेल्थी डाइट टिप्स से रिलेटेड है। तो आपने क्या करना है कि अपना जो यूआरएल है उसको भी प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज कि आप लोगों ने अपनी जो हेडिंग्स हैं उनको भी सही से यूज करना है। आपने प्रॉपर तरीके से जो है ना वो अपनी वेबसाइट के इस पेज की जो है वो प्रॉपर हायरार्की बनानी है। अब जो H1 का टैग है, मैंने आपको पहले भी बताया कि H1 के टैग आपके पूरे आर्टिकल में सिर्फ एक ही दफा आएगा और इसी टाइटल के अंदर देखें एसईओ टाइटल सर्च इंजन के लिए, और ये वाला जो टाइटल है ये जब यूजर ने आपकी वेबसाइट के ऊपर आना है तो उसको ये वाला टाइटल नजर आना है। तो ये टाइटल भी यूजर को बता रहा होगा कि ये पूरा आर्टिकल क्या वाकई उसी चीज से रिलेटेड है जो यूजर ने सर्च की थी या उससे हटके है। तो यहाँ पे भी मेक श्योर करें कि अपना जो कीवर्ड है उसको आप एडजस्ट करें और इसकी भी जो लेंथ है वो आपके मेटा टाइटल जितनी ही है। अब वो मेटा टाइटल मैंने आपको बताया था कि 50 to 60 है, तो टाइटल की लेंथ भी 50 to 60 कैरेक्टर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज H2 H3 हेडिंग कंटेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करें। इससे क्या होगा कि आपका जो आर्टिकल है, आपका जो कंटेंट है वो खूबसूरत दिखेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है दैट इज कि आप लोगों ने अपने आर्टिकल के अंदर रेलिवेंट इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स को ऐड करना है। इंटरनल लिंक क्या होते हैं? अपनी वेबसाइट के दूसरे पेजेस से लिंक करना। फॉर एग्जांपल अब आपकी जो वेबसाइट है वो हेल्थ डाइट से रिलेटेड है या हेल्थ डाइट टिप्स से रिलेटेड आपने एक जो है वो पेज बनाया, उसके अंदर आप हेल्थी ब्रेकफास्ट रेसिपीज की भी जिक्र कर सकते हैं, आप हेल्थी वेजिटेबल का भी जो है वो जिक्र कर सकते हैं, आप जो है वो बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेबल इन योर डाइट्स भी कर सकते हैं। मतलब इस तरह की कोई भी अगर आपका कोई पेज वगैरह बना हुआ है तो जिधर भी वो लिंक किया जा सकता है आप उसको लिंक करें। इससे आपकी जो वेबसाइट है ना उसका एक नेटवर्क बनेगा। जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, एक पेज को देखेगा, वो देखेगा अच्छा इस वर्ड के ऊपर इसने जो है वो लिंक लगाया हुआ है, उस वर्ड को एक्चुअल में जिसपे लिंक लगा होता है उसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। तो ये एंकर टेक्स्ट भी आपने जो है वो रेलिवेंट रखना है। ये नहीं है कि अब आपका जो पेज है वो लेट्स सपोज हेल्थी ब्रेकफास्ट रेसिपी से रिलेटेड है और उधर आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो क्लिक हियर लिखा हुआ है, तो रेलिवेंट एंकर टेक्स्ट बनाना है। फिर इसी के बाद आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्सटर्नल लिंक्स भी ऐड करने हैं और एक्सटर्नल लिंक्स कोशिश करनी है कि आपकी जो ट्रस्टेड वेबसाइट है ना, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, बड़ी बड़ी वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं वो हेल्थी डाइट से रिलेटेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी हेल्थ की वेबसाइट है जिस तरह वेब एमडी के नाम से है, फिर आपके पास हेल्थ लाइन के नाम से है, तो इन्होंने अपने आर्टिकल्स के अंदर जिन चीजों का जिक्र किया है उनके रेफरेंसेस को आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करके तो उनको मेंशन करें। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का जो है वैल्यू वो गूगल की नजर में भी ज्यादा होगी और यूजर जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा वो इन ऑथेंटिक सोर्सेज को जाके देखेगा, फैक्ट्स को जाके पढ़ेगा, जो रिसर्चेज हो चुकी होंगी, सर्च इंजन के अंदर भी आपकी रैंकिंग बेहतर होने के चांसेस हैं और यूजर का जो एक्सपीरियंस है ना वो भी अच्छा होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज कि हमने अपनी जो इमेजेस हैं उनको भी ऑप्टिमाइज करना है। अब इमेजेस को ऑप्टिमाइज क्या करना है, देखें आपका पेज है, अब आपने पेज के ऊपर अपनी जो है ना प्रॉपर जब इमेजेस ऐड करनी है, कोशिश करनी है कि अगर आपका 500 वर्ड का आर्टिकल है, एक छोटी एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, या कंटेंट है, तो उसके अंदर आपने कम से कम 2 से 3 पिक्चर्स ऐड करनी होंगी। जब आपने 2 से 3 पिक्चर्स ऐड करनी है तो वो पिक्चर का कोई ना कोई साइज होगा, उस पिक्चर का जो साइज है वो आपकी जो पेज है उसका लोडिंग टाइम इफेक्ट करेगा। तो पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने अपनी जो इमेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज करके उनका साइज कम करके आपने अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड करना है। अब डिफरेंट तरीके हैं ऑप्टिमाइज करने के, अगर आपको इमेज को ऑप्टिमाइज करना नहीं आता तो ऊपर आई आइकन में मैंने वीडियो का लिंक शेयर किया है, आप उस पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है। अब ऑप्टिमाइज करने के बाद आपने उस इमेज का जो नाम है वो इमेज से रिलेटेड ही रखना है। अगर तो पहले इमेज है जिसे आप फीचर्ड इमेज भी कहते हैं तो उसका जो नाम है वो आपने कीवर्ड रख देना है। जिस जो पेज आपने बनाया है उसके ऊपर कीवर्ड है ना आपका, वही आपने पहली इमेज का जो नाम है वो रख देना है। फिर आपने जब उसको अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद आपने उसका अल्टरनेट टेक्स्ट भी लगाना है। अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर अगेन जो पहली पिक्चर होगी वो आपका कीवर्ड होगा जिसके ऊपर आप अपना आर्टिकल लिख के बैठे हुए हो, और उसके बाद जो बाकी पिक्चर्स आ रही होंगी वो उससे रिलेटेड जो भी कोई आसपास सब हेडिंग आ रही है वहां पे जो भी चीज का जिक्र किया। फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल लिखा है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन लाहौर, तो पहली पिक्चर के अंदर तो आपको ये
कीवर्ड आ गया। अब नीचे जाके आप बात करते हैं बादशाह मस्जिद की। तो बादशाह मस्जिद वाली पिक्चर के अंदर अगेन आप ऊपर वाला कीवर्ड नहीं लिखोगे, स्टफिंग नहीं करनी, स्टफिंग से बचना है क्योंकि ये चीज गूगल पसंद नहीं करता। तो जब बादशाह मस्जिद की पिक्चर अपलोड करेंगे तो आपने बादशाह मस्जिद का ही कीवर्ड ऐड करना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे आल्टेक्स की 2 एग्जांपल। अब ये देखें जो ऊपर वाली आपके पास एग्जांपल है इसके अंदर आ रहा है जी कि इमेज 123.jpg। अब देखो मुझे इस इमेज के नाम से नहीं पता लग रहा कि इमेज किस चीज से रिलेटेड है, लेकिन अगर मैं नीचे यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, हेल्थी सैलेड विद फ्रेश वेजिटेबल। अब मुझे इससे क्या पता लग रहा है कि ये वाली जो पिक्चर यहाँ पे अभी नजर लेट्स सपोज नहीं आई, वो पिक्चर हेल्थी सैलेड विद फ्रेश वेजिटेबल से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज स्कीमा मार्कअप यूज करें। अब ये स्कीमा मार्कअप क्या होता है? स्कीमा सर्च इंजन को हेल्प करता है कि सर्च रिजल्ट में एक्स्ट्रा डिटेल शो करे। एक्चुअल में एक्स्ट्रा डिटेल क्या होती है, मैंने आपको जब रैंक मैथ की वीडियो आपके साथ शेयर की है, जो रैंक मैथ की वीडियो, उसके अंदर मैंने स्कीमा को बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया। और ये काम अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर रैंक मैथ का प्लगइन किया हुआ है तो ऑलरेडी रैंक मैथ आपके लिए हर पेज का, हर पोस्ट का, हर प्रोडक्ट का स्कीमा जनरेट कर रहा होता है। अगर आप लोगों ने रैंक मैथ वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी ऊपर आई आइकन में मैंने शेयर कर दी है, आप जाके उसको देख लें, क्योंकि ये स्कीमा मार्कअप वो रैंक मैथ आपके लिए खुद ब खुद कर देता है। आपको किसी भी मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी जो वेबसाइट है वो कस्टम वेबसाइट है तो फिर उसके लिए आपको schema.org पे या आप टेक्निकल SEO वेबसाइट पे जाएं, वहां पे जाके स्कीमा जनरेटर पे जाके आपको मैनुअल वहां पे स्कीमा बनाना पड़ेगा। वो कोड जनरेट करके आपको वेबसाइट के डेवलपर के साथ शेयर करना पड़ेगा और वो उस कोड को वेबसाइट के हेडर के अंदर पुट करेगा। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया स्कीमा मार्कअप वाला भी। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज वेबसाइट आपकी जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अब ये जो फैक्टर है ना, ये ऑन पेज SEO के अंदर तो नहीं आता, लेकिन एक टेक्निकल SEO के अंदर आता है। तो मैंने इसके अंदर भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, क्योंकि कुछ लोग जो SEO की टाइप्स हैं वो सिर्फ 2 ही रखते हैं, ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO। मैंने इसी वजह से यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, अदरवाइज ये टेक्निकल SEO के अंदर आता है। तो यहाँ पे ये चीज है कि आपकी जो वेबसाइट है ना वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, जो मोबाइल पे आप खोलें तो मोबाइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, टैबलेट पे ओपन करें तो टैबलेट पे एडजस्ट हो जाए, और अगर आप उसको अपने लैपटॉप के ऊपर ओपन करें तो वो लैपटॉप के ऊपर एडजस्ट हो जाए। अब एडजस्ट होने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट जब भी किसी भी डिवाइस पे ओपन हो तो एक तो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। मतलब एडजस्ट का मतलब है कि नीचे वाली साइड के ऊपर स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। अगर आज से 10-15 साल पहले मैं बात करूं तो जब हम फेसबुक मोबाइल के ऊपर ओपन करते थे तो हमें बड़ा, एक तो वो लोड बड़ा लेट होती थी और दूसरे नंबर के ऊपर जो है ना उसके नीचे स्क्रॉल बार आ रहा होता था, तो हमें बड़ी मुश्किल होती थी कि यार हम साइड बार वाले स्क्रॉल बार को भी छेड़ें और बॉटम वाले को भी छेड़ें। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो जितनी भी आपके पास वेबसाइट्स हैं वो ज्यादातर जो वेबसाइट्स हैं वो रिस्पॉन्सिव है। और अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस को, आपकी जो वेबसाइट है वो CMS को यूज करके बनी हुई है, तो फिर तो जो वर्डप्रेस के ज्यादातर थीम्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, आपको ये काम करना नहीं पड़ता। बट अगर आपकी जो वेबसाइट है या क्लाइंट की जो वेबसाइट है वो कस्टम कोड के साथ बनी हुई है, किसी डेवलपर ने बनाई हुई है, तो फिर आपको जाहिर सी बात है उस वेबसाइट के डेवलपर को कहना चाहिए कि भाई मेरी जो वेबसाइट है ना उसको तुम रिस्पॉन्सिव करो। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज कि हमारी जो वेबसाइट है ना वो फास्ट लोड होनी चाहिए। गूगल कहता है कि हमारी जो वेबसाइट है ना वो जितनी जल्दी लोड होगी, और वो जल्दी कितना टाइम है, 3 सेकंड तक मैक्सिमम टाइम है। इससे जितना कम टाइम में मेरी वेबसाइट लोड होगी ना उतना जो यूजर का एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा होगा। तो यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा बनाना है। देखें आज से फिर बात करता हूँ कि 10-15 साल पहले अगर मैं पीछे चला जाता हूँ तो वेबसाइट को लोड करना तो 1-2 मिनट लग जाने वेबसाइट को लोड होने में, और तब मैं इंतजार भी करता था क्योंकि शायद मुझे टेक्नोलॉजी का पता नहीं था। लेकिन आज ही अगर मैं बच्चों की बात करूं, जनरेशन की बात करूं, तो ये कहते हैं कि भाई आज ही हम कुछ सीखें और आज ही हमें पैसे आने लग पड़े, या आप भी हम वेबसाइट ओपन जैसे ही लिख के एंटर करें साथ ही वेबसाइट ओपन हो जाए। अगर वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी तो इरिटेशन होती है तो जाहिर सी बात है वो अगला बंदा आपकी वेबसाइट को बंद करके चला जाएगा, और जब बंद करके चला गया तो जाहिर सी बात है उसने आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। और अगर उसने आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया दैट्स मीन कि उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी जो वेबसाइट है उसका जो लोडिंग टाइम है वो आप लोगों ने फास्ट करना है। अब अगर तो आप लोगों ने लेट्स सपोज आपकी जो वेबसाइट है अगेन वो कस्टम कोड से मिलकर बनी हुई है तो फिर जाहिर सी बात है आपको वेबसाइट के डेवलपर से राब्ता करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जो वेबसाइट है या क्लाइंट की वेबसाइट है वो वर्डप्रेस को यूज करके बनी हुई है तो फिर तो वर्डप्रेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्लगइन्स मौजूद हैं, और मेरी ऑलरेडी इसके
ऊपर भी एक वीडियो मौजूद है कि आप लोग किस तरीके से अपनी जो वेबसाइट है उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ऊपर आई आइकन में मैंने उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया, आप जाके उसको देख सकते हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो चीजें आपके पास आती हैं वो खाली ये नहीं आती कि आपने उसकी स्पीड ही फास्ट करनी है। अब स्पीड फास्ट आपने ठीक है प्लग इन करके कर रही है, लेकिन उसके अलावा आपकी होस्टिंग भी बहुत ज्यादा जो है वो मैटर कर रही होती है। इसके अलावा आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी पिक्चर्स को अपलोड करना है वो आपकी जो पिक्चर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी जो वेबसाइट है के ऊपर जितनी भी पिक्चर्स हैं उसके ऊपर लेजी लोड अप्लाई करना है। अब लेजी लोड क्या होता है, आप देखेंगे एक पेज है उसके ऊपर काफी ज्यादा पिक्चर है, तो जब भी वो वेबसाइट लोड हो तो फ्रंट जो आपके पास एरिया जिसे अबव द फोल्ड कहते हैं वहां पे अगर कोई पिक्चर मौजूद है तो सिर्फ वो तब वही लोड होके है, बाकी जो पिक्चर नीचे है वो तब तक लोड ना हो जब तक उसके ऊपर अगला यूजर स्क्रॉल करके ना जाए। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हमने जितना भी जो काम अभी देखा है वो सारा जो है वो थ्योरेटिकल था, जिसके अंदर आपकी जो ऑन पेज एसईओ की बेस है वो मुझे उम्मीद है कि बन चुकी होगी। तो नेक्स्ट जो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम बाकायदा वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और जाके देखेंगे कि किसी भी पेज की जो है वो ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है और किस तरीके से जो है वो हमने उसको रैंक किया जा सकता है। वो सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की थी वो हम वहाँ पे लाइव करके देखेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो जो है वो समझ आ चुकी होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कोई चीज अगर स्टिल आपके माइंड में डाउट है तो आप बिला झिझक मेरे से जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी क्यूरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो इसको अपने सर्कल में भी शेयर कर दें। तो आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।